हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए सब्जेक्ट लेकर आए हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। देखते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र क्या है कि हम जितना भी संसाधन उपयोग करते हैं, हम जानते हैं कि जो भी हम चीज़ उपयोग करें वो सभी संसाधन है। यहाँ तक कि मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। तो हम जितना भी संसाधन यूज करते हैं उसको कैसे यूज किया जाता है, और आपको पता होगा कि संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में है। कोई भी संसाधन सीमित मात्रा में है, उसको किस प्रकार उपयोग किया जाए ताकि व्यक्ति को साथ साथ किसी विशेष क्षेत्र या देश को भी लाभ हो सके। तो अर्थशास्त्र का परिभाषा आप हम बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र के परिभाषा में हमको क्या देखना है कि यह एक ऐसा विषय है, जिसमें सीमित संसाधनों या लिख सकते हैं वस्तु एवं सेवा, इस प्रकार उत्पादन एवं वितरण करना है, जिससे यह एक ऐसा विषय है जिसमें सीमित संसाधन या वस्तु एवं सेवाओं को इस प्रकार उत्पादन एवं वितरण करना है जिसमें व्यष्टि तथा समष्टि स्तर पर अधिकतम लाभ हो सके का अध्ययन कराता है। तो ये विषय क्या क्या होना चाहिए कि आपको पता है कि संसाधन हो ना, जिसको हम वस्तु या सेवा के रूप में बांट सकते हैं संसाधन को। तो वस्तु एवं सेवाओं को इस प्रकार उत्पादन एवं वितरण करना है ताकि क्या हो कि व्यष्टि स्तर पर तथा समष्टि स्तर पर, दोनों स्तर पर क्या हो, अधिकतम लाभ हो सके। अधिकतम लाभ से तात्पर्य यही है कि वो सूक्ष्म स्तर हो या बृहद स्तर हो, कि छोटे से यानी कम रूप से जितना भी संसाधन है उसको उचित लाभ मिल सके। जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़, जैसे भूमि संसाधन है वो सीमित है, तो आप कृषि का उत्पादन अगर हम करेंगे, कोई भी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो उसके उत्पादन को बढ़ाना होगा। भूमि तो बढ़ा नहीं सकते हैं, बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं, यानी लगभग सभी संसाधन सीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन को ही क्या करना है, उचित रूप से उपयोग करना है। और कैसे करना है, कैसे करेंगे ताकि क्या हो कि उसके जितना भी लाभ हो सके, उस संसाधन से जितना भी लाभ हो सके उससे हमें प्राप्त किया जा सके। जैसे आपको पता है कि मुद्रा हो गया, बहुत सारे चीज़ है कि मुद्रा को क्यों हम वित्तीय प्रणाली में शामिल करते हैं, सभी जानकारी धीरे धीरे हम जानकारी इसके द्वारा लेंगे। और ये बृहद एक आप कह सकते हैं कि संसाधन का जब तक हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं जान पाएंगे तब तक संसाधन का समुचित उपयोग नहीं हो पाएगा। संसाधन का समुचित उपयोग नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि संसाधन के लिए हम प्राकृतिक के ऊपर निर्भर करने लगते हैं और प्राकृतिक का दोहन करने लगते हैं। यानी प्रकृति का आप दोहन करेंगे तो क्या होगा, प्रकृति का जितना भी सिस्टम है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा, और वो खराब होगा तो क्या होगा, मानव सभ्यता का अंत भी हो सकता है। तो मानवीय सभ्यता को बचाने के लिए हमें अर्थशास्त्र पढ़ना जरूरी है। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स,
दूसरे को कहा जाता है, इधर हम लिख लेते हैं, दूसरे को कहा जाता है मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको कहा जाता है हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहेंगे? इसको एक और नाम दिया जाता है, कहा जाता है इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और इसको कहा जाता है बृहद अर्थशास्त्र। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सूक्ष्म और बृहद। इसका मतलब कि जिस अर्थशास्त्र में एक इकाई ना किसी व्यक्ति विशेष हो गया या किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमी ना। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे हो गया, इसमें आप ले सकते हैं कि एक व्यक्ति का है, एक फर्म का है, जैसे ही एक की बात होगी यानी एक फैक्ट्री की आय हो गया, एक फर्म की आय हो गया, और ये सभी किसके अंतर्गत आता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और जैसे ही इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि बृहद रूप ना, तो इस बृहद रूप में क्या होगा कि इसमें सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हो गया ना, अर्थशास्त्र के जितना भी क्रिया है उसका अध्ययन और सभी को एक साथ अध्ययन किया जाएगा तो उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी इसमें जितना भी इकाई होगा सभी इकाई यहाँ आके मिल जाता है। जैसे हो गया, आप GDP को ले सकते हैं, राष्ट्रीय आय को ले सकते हैं, तो ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी किसी राष्ट्र का आय हो गया या GDP हो गया ना, तो ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ और डिफरेंस है, यानी ये किसके ऊपर निर्भर करता है और ये किसके ऊपर निर्भर करता है, उसको हम देखते हैं इसको साफ करने के बाद। अब हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का घटक क्या क्या है। तो हम ऊपर में लिख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या क्या घटक हो सकता है? एक होता है उपभोक्ता ना, उपभोक्ता मतलब कि जो वस्तु का उपभोग करता है, तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन हमें करना है। तो एक हो गया उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, दूसरा हो जाता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। एक हो गया उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, उसके बाद होता है कीमत सिद्धांत, यानी कीमत का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने आय, जो भी आय अर्जित करता है उसको किस प्रकार खर्च करेगा। ये तो उपभोक्ता व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास जो आय आ रही है उसको हम किस चीज़ में खर्चा करेंगे, किस उपयोग की वस्तु में खर्चा करेंगे या लग्जरी की वस्तु में खर्चा करेंगे। तो ये सब उपभोक्ता के व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। यानी उपभोक्ता का आय जैसे जैसे बढ़ेगा वस्तु का मांग भी वैसे वैसे बढ़ेगा। यानी उपभोक्ता के पास अगर आय नहीं है तो क्या होगा कि कोई भी वस्तु का डिमांड ज़्यादा नहीं रहेगा, तो वस्तु का मूल्य स्तर अपने आप नीचे की ओर आ जाएगा। और जैसे ही उपभोक्ता के पास ज़्यादा आय आने लगता है तो वस्तु का
जो भी मूल्य होता है उसका बिक्री दर बढ़ जाता है, यानी बिक्रिया बढ़ा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वस्तु का मूल्य भी ज़्यादा होने लगता है। तो ये हम बाद में देखेंगे कि व्यवहार किस प्रकार करता है, तब तक यही जानते हैं कि इसका व्यवहार, इसका घटक ये सब है। और जब व्यवहार की बात होगा, इसका चैप्टर ही अलग निर्धारण करना, उपभोक्ता व्यवहार, ये जब बाजार प्रणाली पढ़ेंगे तब इसका निर्धारण करेंगे। जैसे उत्पादक जितना भी होता है तो उत्पादक ये देखता है कि हमें कैसे लाभ हो सके, हम किस वस्तु का उत्पादन करें जिसमें क्या हो, अधिकतम लाभ हो सके। और ये इनके ऊपर ये चीज़ पर निर्भर नहीं करता कि उत्पादक का, उपभोक्ता का लाभ हो या नहीं हो, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको अपना लाभ से मतलब है। यानी ये ऐसा वस्तु बनाएगा जिससे इसको अधिकतम लाभ हो सके और वही वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे क्या हो कि उत्पादक को, यानी जो लागत उसमें लगा रहा है उसको अधिकतम लाभ हो सके। इसके लिए क्या करता है, इसके व्यवहार के ऊपर भी निर्भर करता है। तीसरा है कीमत सिद्धांत। तो बाजार विनिमय प्रणाली जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कीमत कैसे निर्धारित किया जाता है, कोई भी वस्तु का निर्धारण यानी कीमत का निर्धारण कैसे होता है। जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, जैसे आप बाजार जा रहे हैं और केला की कीमत मान लेते हैं कि 20 रुपया है, तो आप 1 दर्जन लिए, और वही 15 रुपया रहता तो आपको 20 रुपया अगर खर्चा करना है केला पर, तो क्या कि 15 रुपया के देख कर आप क्या 2 दर्जन भी ले सकते थे, क्योंकि सस्ता पड़ रहा है। तो क्या होता है कि जब वस्तुओं का मूल्य सस्ता हो जाता है यानी नीचे आ जाता है तो उपभोक्ता ज़्यादा उसका क्रय करता है, और जैसे उसको ज़्यादा क्रय करने लगता है तो वस्तु कम होता है, और वस्तु जैसे ही कम होगा तो क्या होगा कि वस्तु जैसे ही कुछ सीमित मात्रा में, यानी केला बाजार में एक ही के पास है तो क्या करेगा, उस मूल्य को ज़्यादा बढ़ा देगा, और जैसे ही मूल्य ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा कि वस्तु का डिमांड कम हो जाएगा, यानी केला का दाम ज़्यादा बढ़ता है तो वस्तु का डिमांड कम हो जाएगा। यानी ये बाजार संतुलन जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि कीमत, किसी वस्तु का कीमत कैसे निर्धारित किया जाता है। तो ये सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, और परीक्षा में जितना अधिकतर जो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र से पूछा जाता है। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र को देखते हैं। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के घटक। समष्टि अर्थशास्त्र के घटक क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। मैंने इसको पहले लिख लिया। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या, हम पहले ही बताए कि इसमें क्या होता है कि बृहद स्तर पर यानी किसी क्षेत्र विशेष स्तर पर क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु का उत्पादन यानी वितरण से संबंधित जितना भी लेखा जोखा होता है उसको एक इकाई के रूप में जब अध्ययन किया जाता है ना, तो उसी को समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी जब किसी देश के या किसी क्षेत्र विशेष के क्या होता है कि किसी जितना भी इकाई है उसके अंतर्गत काम करता है उस सभी का अध्ययन एक ही साथ किया जाता है, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हो गया राजकोषीय नीति एवं मौद्रिक नीति, हम आपको बताएंगे अभी शॉर्ट में, ये सभी शॉर्ट में बता रहे हैं, पूर्ण रूपेण से नहीं बताया। इसका अलग अलग चैप्टर आपका चलेगा या किसी एक विशेष चैप्टर में इसका बात की जाएगी। मौद्रिक नीति कैसे निर्धारित किया जाता है, सरकार राजकोषीय नीति कैसे लाती है ना। उसके बाद इसी में होता है घाटे की वित्तीयन ना, घाटे की वित्तीयन कैसे किया जाता है। जब मुद्रा हम पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे कि घाटे का वित्तीयन कैसे होता है। सरकारी बजट कैसे लागू किया जाता है, यानी सरकार बजट किस प्रकार लाती है, रुपया लेकर आती है कि इस बार जैसे हुआ कि कंप्यूटर के द्वारा क्या किया गया था कि पहली बार बजट नीति घोषित की गई थी। इससे पहले जो बजट जिसको कहते हैं, बजट एक प्रकार का थैला होता है, थैला का नाम ही बजट है, और ये तो यूरोपीय संस्कृति से चलती आ रही है। सरकार बजट कैसे जारी करता है, कैसे आगे का निर्धारण, योजना निर्धारण कैसे करता है, उसका भी अध्ययन समष्टि के रूप में करेंगे। मुद्रा आपूर्ति कैसी होती, क्या मुद्रा क्या है, आखिर मुद्रा के बारे में जानेंगे, क्यों मुद्रा क्यों जरूरी है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या दिक्कत थी, और वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद मुद्रा, यानी हम पिछले वीडियो में जैसे बताए थे क्या कहते हैं कि जो हम राजनीतिक विज्ञान का वीडियो ले रहे हैं तो 1935 में क्या हुआ था कि 1935 के अधिनियम के द्वारा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो क्यों की गई थी? तो यानी मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है, कैसे नोट छापा जाता है, क्यों नहीं पूरा सरकार क्या करता है कि अधिक से अधिक मात्रा में नोट छाप देता है। तो ये सब क्या है कि साख सृजन कैसे होता है, हम नोट का जो साख देते हैं, यानी जो नोट हमें मिलता है वो 500 का हो या 2000 का हो, उसका मूल्य उतना ही क्यों निर्धारित किया जाता है, वो मूल्य निर्धारण करने में क्या भूमिका होती है, क्या साख की बात किया जाता है। ऐसे भी उस कागज का कीमत तो उतना हो नहीं सकता है, तो उसमें क्या होता है कि वो साख की बात होती है। उसमें गवर्नर क्या करता है कि लिखता है कि मैं धारक को 200 रुपया या 2000 रुपया देने का वचन देता हूं, तो मतलब कि वो गवर्नर के सिग्नेचर के ऊपर निर्भर करता है, ये साख की बात हो जाती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, जैसे मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु का मूल्य जब बढ़ जाता है, यानी रुपया की मूल्य में कमी होना। जैसे अभी पेट्रोल के कीमत आप देखे होंगे कि 106 रुपया हो गया है, तो इसे क्या आप तात्पर्य लगाते हैं? पेट्रोल का कीमत बढ़ा है कि या मुद्रा का कीमत घट गया है? यानी पहले जो 70 रुपया में आता था, यानी आप लिख देंगे 70 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल आता था, वो अभी 106 रुपया हो गया है। तो 106 रुपया होने यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुद्रा यानी 70 रुपया करेंसी में क्या होता था, 1 लीटर पेट्रोल आता था, अब 106 रुपया में आ रहा है। सामान उतना ही है, रुपया ज़्यादा लग रहा है, मतलब क्या हुआ, रुपया का जो वैल्यू है वो घट गया है, रुपया का वैल्यू घट गया है, यानी इसी को कहा जाता है मुद्रास्फीति, यानी मुद्रा का मूल्य गिर जाना। कभी कभी क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य ज़्यादा होने लगता है, अब अस्फीति कहलाता है। उसको कैसे निर्धारित करता है, यानी मुद्रास्फीति के कैसे निर्धारित किया जाता है, अब अस्फीति के कैसे निर्धारित किया जाता है, तो इसके ऊपर यानी अब अस्फीति मतलब क्या होता है, इसमें वस्तु का दाम गिर जाता है, जो वस्तु का दाम होना चाहिए उचित मूल्य वो भी नहीं मिल पाता है। और जैसे अब पेट्रोल का ये समझ लीजिए कि 30 रुपया में मिलने लगे, 70 रुपया था 30 रुपया में, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन 30 रुपया मानिए मिलने लगे, तो क्या होगा कि इस समय मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, इसी को कहा जाता है मुद्रा अपस्फीति। और मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा, वस्तु का मूल्य घट जाएगा। वस्तु का मूल्य बढ़ा तो मुद्रा का मूल्य घट गया, और वस्तु का मूल्य घटेगा तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये दोनों का नियंत्रण सरकार कैसे करती है, इसका भी हम अर्थ यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद रोजगार कैसे देता है सरकार, रोजगार से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले हमको इसी को देखना है। सबसे पहले हम समस्या देख लेंगे, भारत का समस्या, उसके बाद कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे। उसके बाद समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति। समग्र मांग का अर्थ यही हुआ कि जनता के द्वारा यानी उपभोक्ता के द्वारा किस वस्तु का मांग किया जा रहा है, उस वस्तु का जब पूर्ति नहीं हो पाता है। जैसे अभी कुछ दिन में कोई भी त्यौहार आता है तो उस समय क्या होता है कि फल का कीमत बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मांग और पूर्ति नहीं हो पाता है। मांग और पूर्ति के ऊपर निर्भर, जब हम मांग और पूर्ति पढ़ेंगे कि मांग एवं पूर्ति का निर्धारण कैसे किया जाता है, मांग एवं पूर्ति एक चैप्टर ही आएगा जिसके में हम बताएंगे कि कैसे मांग के द्वारा क्या किया जाता है कि किसी वस्तु का मांग अगर ज़्यादा बढ़ता है तो वस्तु का मूल्य क्या होता है कि बढ़ जाता है। मांग ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, मांग कम होगा तो वस्तु का मूल्य घट जाएगा। जैसे हमारे पास एक ही मार्कर है और मान लीजिए कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसमें इसका मूल्य हम बढ़ा सकते हैं, बार्गेनिंग पावर इसमें बढ़ जाता है। बार्गेनिंग पावर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा कि जैसे पहले क्या होता था कि मजदूरी जैसे जितना भी व्यक्ति करता था तो कहता था कि एक टाइम का भोजन मिल या 2 टाइम का भोजन भी मिल गया तो काफ़ी है। लेकिन अभी क्या है, मजदूरों में बार्गेनिंग क्षमता बढ़ गया है, श्रम शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए क्या हुआ, बार्गेनिंग क्षमता बढ़ रही है। अब क्या करता है, मजदूर भी कहता है इतना रुपया लेंगे तभी क्या करेंगे, आपके यहाँ काम करने के लिए जाएंगे। तो बार्गेनिंग कैसे, मांग एवं पूर्ति का निर्धारण कैसे करता है बाजार, ये भी हम देखेंगे कुछ चैप्टर में। ये लगातार चलते रहेगा, एक ही चैप्टर की बात है नहीं। हम पूरी तरह से यानी ABCD से शुरू करके एकदम पूरी तरह से समग्र अध्ययन का एक समावेश बनाएंगे ऐसा कि ताकि क्या हो कि अर्थशास्त्र पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो और अधिकतर प्रश्नों का आप जवाब दे सके परीक्षा में। तो अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था। इससे पहले हम देख रहे थे अर्थशास्त्र, आप देखते हैं अर्थव्यवस्था।
अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? इसका इंग्लिश जो होता है इकोनॉमी होता है। जैसे हो गया इंडियन इकोनॉमी ना, इससे पहले हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स होता है, इसका इंग्लिश इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी हो गया। तो अर्थव्यवस्था क्या है? जैसे ये मान लीजिए कि ये थ्योरी हो गया, ये हो गया प्रैक्टिकल, यानी इसके अंतर्गत नियम और विनियम का अध्ययन किया जाता है और इसके अंदर उस नियम और विनियम का क्या होता है कि उपयोग किया जाता है कि कैसे उसका उपयोग करना है। तो इसका परिभाषा हम कैसे देंगे कि किसी क्षेत्र या देश लिख सकते हैं, देश में आर्थिक क्रियाओं का संरचना उस क्षेत्र या देश का अर्थव्यवस्था कहलाती है। किसी क्षेत्र या देश में आर्थिक क्रियाओं का संरचना जो भी होगा वो उस क्षेत्र का या देश का अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी प्रैक्टिकल रूप से जो भी हम देश या क्षेत्र में लागू करेंगे वो क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं आप? यानी ये नियम है और ये इसका प्रैक्टिकल है, यानी लैब कह सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करना है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं। जैसे हो गया भारत की अर्थव्यवस्था हो गया, चीन की अर्थव्यवस्था हो गया ना। तो अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था लिखाएगा, अर्थशास्त्र नहीं लिखाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं लिखाएगा, इंडियन इकोनॉमिक लिखाएगा ना। तो इंडियन इकोनॉमी लिखाएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? कि भारत का अर्थव्यवस्था होता है, भारत का अर्थशास्त्र नहीं होता है, भारत का अपना कोई अर्थशास्त्र नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं, ये विषय हो गया। और इसका लैब के रूप में, थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में जो भी देखेंगे वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो अर्थव्यवस्था के ऐसे मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र में कौन कौन आता है? एक हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा हो जाता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे? जब क्या होता है कि जब जिस अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम प्राकृतिक वस्तु यानी प्राकृतिक वस्तु के उत्पाद के रूप में अध्ययन जो करते हैं वो कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। यानी प्रकृति से जितना भी चीज प्राप्त किए ना, पहला उत्पाद है, यानी प्रकृति से उत्पादन होने के बाद पहला जो उत्पाद बनता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हो गया, इसको कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। और इसके अंतर्गत क्या किस चीज का अध्ययन करना है? एक तो हो गया कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र हो गया, उसके बाद होता है मत्स्य पालन, ये हो गया मत्स्य पालन हो गया। उसके बाद वानिकी, यह भी समझ सकते हैं प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। खनन एवं उत्खनन, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका नाम है, इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इसमें क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र का जो भी उत्पाद हुआ ये क्या करता है? उसको कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल करता है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को
कच्चा माल के रूप में जो इस्तेमाल करता है उसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसको औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत तो पहला हो गया उद्योग आता ही होगा, उद्योग आता है तभी इनका कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि निर्माण, विनिर्माण, और इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि गैस एवं द्रव की आपूर्ति, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो निर्माण किया जाता है, उद्योग में क्या किया जाता है, निर्माण या विनिर्माण का काम किया जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र को जो क्या करे, कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल करता है वो उद्योग होता है, इसलिए उसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र क्या हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, जिसमें चर्चा किया जाता है निर्माण, विनिर्माण और गैस एवं द्रव का आपूर्ति जैसे किया जाता है। जैसे गैस जितना भी हो तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, और गैस को क्या करे कि हम सभी क्षेत्र में बांट रहे हैं, तो क्या वो भी एक उद्योग के अंतर्गत आता है। जैसे जितना भी रिफाइनरी होता है वहाँ गैस का भी उत्पादन किया जाता है, और गैस जितना भी निकलेगा उसको सिलेंडर में भरकर और क्या करेगा, क्षेत्र में वितरण किया जाएगा। तो प्राथमिक रूप से तो गैस हो गया, गैस क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का है, लेकिन जब उसको वितरण करना शुरू कर देंगे तो वह द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र स्पष्ट रूप से निर्धारित है। सेवा क्षेत्र क्या होता है कि किसी अब द्वितीयक क्षेत्र हो या प्राथमिक क्षेत्र हो, उसमें सेवा करना जरूरी है। जैसे आप किसी होटल में खाने के लिए जाते होंगे तो वहाँ सर्विस टैक्स भी जोड़ता है। सर्विस टैक्स मतलब क्या कि जैसे आप साधारण आप किसी होटल में जाते हैं, आप लिट्टी लेकर सीधे आते हैं, छोला लेकर चले आते हैं तो उसका दाम कम लगता है। जब आप होटल में बैठ के खाते हैं तो उसका दाम कुछ रुपया ज़्यादा जोड़ के ले लेता है, उसी को कहा जाता है सर्विस। यानी हम आपको सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में आप क्या कीजिएगा कि हमें रुपया दीजिएगा या कोई भी चीज़ हो ना उसके बदले में दे सकते हैं। तो ये हो गया सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र में आप जानते हैं कि सेवा क्षेत्र में क्या क्या आएगा, रक्षा हो गया, प्रशासन हो गया ना, ये अधिकतर चीज़ें जो देश निर्धारित करता है ये सभी सेवा क्षेत्र में आता है और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा जाता है। और सेवा क्षेत्र का ही विस्तारित रूप की बात किया जाए तो चतुर्थ और पंचम क्षेत्र भी बनाया गया है। चतुर्थ एवं पंचम क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र जो है ये भी सेवा क्षेत्र का ही विस्तार है और पंचम क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र का ही विस्तार है। चतुर्थ क्षेत्र में क्या किया जाता है कि जो हम सेवा दे रहे हैं, यानी इसमें होता है कि सूचना आधारित सेवा, इसमें सूचना आधारित सेवा हो गया। और पंचम क्षेत्र में क्या होता है, विशेषज्ञ, यानी कोई भी क्षेत्र का विशेषज्ञ है वो पंचम क्षेत्र में आएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था का 3 ही क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो आप आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। और हम ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहेंगे और जल्द ही हम क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था का और भी बहुत सारे प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था का प्रकार हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।